नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मुनाफे की तैयारी में। मैं हूं विवेक मित्तल। पहले तो आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली में इस बार जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ये जो पिछले 6 महीने रहे हैं दिवाली से होली, ये उतने अच्छे नहीं रहे मार्केट में। अब आगे के महीने 6 महीने होली टू दिवाली, या हम होली से होली कहें तो वो कैसी रहेगी, इन सभी मुद्दों पर बात होगी कि क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है मार्केट में, क्या कुछ होने वाला है मार्केट में, जो भी घटनाएं हुई हैं उनका क्या एनालिसिस है और क्या कुछ उनका इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में मार्केट में। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं संजय सिन्हा सर, फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइज़र के। संजय सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, एंड विश यू वेरी हैप्पी होली सर। धन्यवाद। आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, ये जो मार्केट में इस समय लोग केवल एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कहीं भी जाइए, जो स्टॉक मार्केट में जिसका थोड़ा भी पैसा लगा हुआ है या म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा हुआ है, वो बोलते हैं कि ये एक तो मार्केट गिरना कब बंद होगा, दूसरा कि क्या सही समय आ गया है पैसा लगाने का मार्केट में, अगर फ्रेश पैसा लगाना है। सर, आपकी राय। तो देखिए, मैं आपको आंकड़ों के बेसिस पर कुछ बताना चाहता हूं। जहां तक मार्केट की गिरावट की बात है, तो इस गिरावट के दो आयाम हैं। एक है प्राइस करेक्शन और दूसरा है टाइम करेक्शन। बिल्कुल। जहां तक प्राइस करेक्शन की बात है, हाँ, मेरे ख्याल से काफी हद तक प्राइस करेक्शन बाजार में हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी टीम और हमने करीब जो टॉप 1000 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स हैं, उनकी आज की प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को उनके 5 साल की एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल के साथ कंपेयर किया। ठीक है। तो हमने पाया कि करीब करीब 60% स्टॉक्स जो हैं वो आज के दिन में अपने 5 साल के एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक ये प्राइस करेक्शन हो चुका है। लेकिन रही बात टाइम करेक्शन की, तो शायद वो अभी कुछ समय और जाएगा। इसका मैं समझता हूं कि 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि जिस तरह का प्राइस करेक्शन हुआ है स्टॉक्स में, मतलब अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स के आगे जाएंगे और मिड एंड स्मॉल कैप देखेंगे, तो वहां एवरेज करेक्शन 25 से 40% तक की हुई है। और जब इतना जोर का करेक्शन होता है तो वो सेंटिमेंट पर बहुत जोर से आघात करता है और फिर सेंटिमेंट को रिकवर करने में समय लगता है। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कि जो हमारे आसपास जो इवेंट्स घट रहे हैं, उन इवेंट्स ने एक नेगेटिव माहौल पैदा कर दिया है। एक तो अगर आप देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो सेलिंग है वो अक्टूबर 24 से लगातार बहुत ही मतलब मूसलाधार बारिश की तरह उनकी सेलिंग हो रही है। करीब करीब 1,84,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने इस समय में कर दिया है। और कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिसमें कि उनकी सेलिंग पॉजिटिव हो। अधिकांश दिन जो है उनकी सेलिंग नेगेटिव ही रहती है। तो लोगों के मन में एक मैं समझता हूं कि एक डर पैदा हो गया है कि क्या एफआईआई की सेलिंग इतने तेजी से आगे भी चलती रहेगी तो फिर सामने खरीदने वाला कौन रहेगा। दूसरी जो है वो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक माहौल अगर आप देखें तो उसमें जो ये टैरिफ को लेकर जो एक तरह से वॉर छिड़ी हुई है, अमेरिका एक तरफ और बाकी सारे देश दूसरी तरफ, उसने इकोनॉमिक माहौल को भी थोड़ा सा अनसर्टेन कर दिया है। जहां पर ना तो बिजनेसेस अपने प्रेडिक्शंस को सही तरीका से सामने रख पा रही हैं। तो चूंकि माहौल इन तीनों कारणों से एक हल्का, मतलब ऐसा हल्का तो नहीं कहूंगा मैं समझता हूं कि एक नेगेटिव माहौल हो गया है। एक तो सेंटिमेंट पर आघात हुआ है, दूसरा एफआईआई के नंबर्स नेगेटिव हैं, दूसरा टैरिफ के कारण जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम करेक्शन इसमें लगेगा, जब ये सारे फैक्टर्स एक के बाद एक बाजार एब्जॉर्ब कर लेगी और वैल्यूएशन पर ज्यादा फोकस करेगी और फिर बाजार में एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। सर, जो मार्केट की वैल्यूएशन को लेकर सितंबर में बातें हो रही थी, जब हम नए हाई पर चल रहे थे, उस समय यही बात थी कि हम ओवर वैल्यूड हो गए हैं।
गिरने के आपने भी देखे होंगे सर, 100 बहाने मिल ही जाते हैं और लोग ढूंढ भी लेते हैं। और अब की बार जो करेक्शन आई है वो भी सिग्निफिकेंट हो गई है, और इस बार इंडेक्स से ज़्यादा तो इनफैक्ट जो करेक्शन आई है वो मिड कैप स्मॉल कैप में आई है। अगर मैं इंडेक्स लेवल पर भी देखूं तो 12 फरवरी को जो क्लोजिंग थी निफ्टी की वो 22,470 थी, और निफ्टी का पी मल्टीपल करीब 18.2 आ गया। अलग अलग कैलकुलेशन है सर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईपीएस। जो हमारे पास जो हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी उसके हिसाब से निफ्टी की ईपीएस इस फिस्कल ईयर के लिए यानी कि FY25 के लिए 1234 रुपये एक्सपेक्टेड है, और नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए जो ईपीएस एक्सपेक्टेड है वो 1288, यानी कि निफ्टी 18-17 इस पी मल्टीपल के आसपास अब आ चुका है। आपको क्या लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है ये फेयरली वैल्यूड है इंडेक्स लेवल पर, या ये अट्रैक्टिव आ चुकी हैं? तो मैं आपके स्क्रीन पे दो नंबर देख रहा हूँ मित्तल जी। एक तो है FY25 की एक्सपेक्टेड ईपीएस और दूसरी है FY26 की एक्सपेक्टेड ईपीएस। बिल्कुल सर। अगर आप FY26 की एक्सपेक्टेड ईपीएस देख रहे हैं तो जो आपका नंबर है उससे लग रहा है कि करीब करीब 5% का ही अर्निंग ग्रोथ FY26 में होगा। मेरे ख्याल से यहीं पर मेन समस्या है। हुआ ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस आए Q2 और Q3 में, उनमें हमने देखा एक ठहराव सा आया, और इस ठहराव का 3 मुख्य कारण कहा जा सकता है। एक तो है कि इलेक्शन के समय सरकार की स्पेंडिंग बैकफुट पे चली गई थी और सरकार ने ऑर्डर्स भी देने बंद कर दिए थे। उसके बाद पिछले साल की गर्मी बहुत भीषण गर्मी रही, और उसके बाद जब मॉनसून आया तो भले वो एवरेज से थोड़ा ज्यादा रहा हो लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल थी, यानी कि कुछ रीजन में बहुत ही ज्यादा बारिश रही और कुछ रीजन में कम रही। तो इसके कारण कंजम्पशन पर भी असर हुआ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे थे तो उनमें भी स्लो डाउन हुआ। इन सब का मिला जुला असर जो है वो हम लोगों ने पिछले 2 क्वार्टर के अर्निंग्स में देखा। अब एनालिस्ट ने इसी स्लो डाउन को आगे एक्सट्रापोलेट कर दिया है, इन द सेंस कि उन्होंने इसी अर्निंग्स की स्लो डाउन को ये मान लिया है कि अब ये आगे भी इसी तरह से अर्निंग्स की डेमोन्स्ट्रेशन होगी। लेकिन उसके विपरीत अगर आप और भी आंकड़े देखें तो अगर आप FY26 का बजट देखें तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 11 लाख करोड़ की एलोकेशन है। बिल्कुल। FY25 की जो अनस्पेंट अमाउंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको अगर आप इसमें जोड़ दें तो एवरेज पर मंथ 1 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सरकार करने वाली है टिल March 26 जी। इसका हम लोगों ने पूरी तरह से फैक्टर नहीं किया है अपने अर्निंग्स ग्रोथ में। दूसरी बात, जो कर की छूट दी गई है जिसमें कि 12 लाख रुपए तक के इनकम पर अब कोई भी कर नहीं लगेगा, इससे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ेगी। उसको भी हम लोगों ने अब तक आंकड़ों में नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से ये जो 18 की जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो हमारे पास्ट को नहीं उतना रिफ्लेक्ट कर रही है जितना हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो इतने सबड्यूड हो गए हैं, जहां पर कि हम अगले साल सिर्फ 5% की अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। मेरा अपना मानना है कि FY26 की जो अर्निंग ग्रोथ है वो इस आंकड़े से कहीं अच्छी होगी, और वही मेन फाउंडेशन बनेगा मार्केट के रिकवरी की। बिल्कुल सर, ये हमने एक रिपोर्ट से लिया था। अगर ये आई थिंक आनंद राठी वेल्थ की रिपोर्ट से हमने लिया है, जो हमने ये डेटा दिखाया है। सर, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा है निफ्टी ईपीएस की, तो डेफिनेट सी बात है कि पी मल्टीपल के हिसाब से निफ्टी की जो वैल्यूएशन होगी वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये लगता है कि सर यहाँ से अगर मैं अपसाइड देखूँ मार्केट का तो कितना मिल जाएगा, कितनी ईपीएस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर FY26 के लिए रफली? तो देखिए, मेरे पास रेडीमेड FY26 के ईपीएस के आंकड़े शायद ना हो। हाँ, और जैसा कि आपने कहा कि फिर थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है कि आपने FY25 का ईपीएस कितना लिया है। मैं समझता हूं कि जो भी हमारा अर्निंग्स ग्रोथ FY25 में रहेगा, उस बेस पे आराम से FY26 में 12 से 15% तक का अर्निंग्स ग्रोथ FY26 में हम देखेंगे। तो अगर मैं बेस मानूं करीब 1225 रुपए की ईपीएस को FY25 के लिए,
तो आराम से FY26 की EPS जो है वो करीब करीब 1450 से 1400 की हो सकती है। जी, अरे तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर, 1375 और 1400 के करीब पहुंच जाएंगे तो फिर तो मज़ा आ जाएगा सर। तो सर 20 का पी मल्टीपल ले लूँ, 28,000 निफ्टी। तो ये देखिए, जो मल्टीपल बाजार सेट करेगा, इसमें सिर्फ अर्निंग्स का ही कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। बाजार की लेवल को डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है वैल्यूएशन, जो कि लॉन्ग टर्म में फैक्टर आउट होता है। 2 और फैक्टर भी हैं, एक तो है लिक्विडिटी और दूसरा है इवेंट्स। अगर आपकी वैल्यूएशन सस्ती है और लिक्विडिटी बाजार में नहीं आ रहा है, जो कि आज की स्थिति है, तो भी आपको फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अगर आज के माहौल में अगर आप देखें तो FII की सेलिंग जो इतनी ज्यादा रेट से हो रही है, अगर ये फैक्टर आगे जाकर भी नेगेटिव ही रहा और अभी उसके अगेंस्ट अगर कोई काउंटर बैलेंसिंग फोर्स है, तो वो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर का SIP के द्वारा या म्यूचुअल फंड के द्वारा पॉजिटिव फ्लोज है। जैसे जैसे थकावट आएगी, हो सकता है कि इस फ्लो में थोड़ी बहुत कमी हो। मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कमी होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम 26,000 करोड़ की मंथली SIP से ये नंबर घट के मान लीजिए कि 23,000 करोड़ होता है, तो सेंटिमेंटली तो ये नेगेटिव होगा। तो लिक्विडिटी एक फैक्टर रहेगा इसको डिसाइड करने के लिए। और जो दूसरा फैक्टर है जो कि शॉर्ट टर्म में बाजार को इंपैक्ट करता है, वो है इवेंट्स का। तो जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, उनका भी प्रभाव बाजार पे रहेगा। अब अगर आप इवेंट्स के रूप में देखें तो आज हम लोग करीब करीब हर दिन टैरिफ से रिलेटेड कोई ना कोई खबर देखते हैं और उससे रिएक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में ये जरूर इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि आज हमारा पूरा ध्यान इस इवेंट के तरफ है। लेकिन आप अगर हिस्ट्री में देखिए तो एक समय था जब नॉर्थ कोरिया की किम मिसाइल दागा करते थे और हर मिसाइल दागने पर बाजार में हलचल मचती थी। उसके बाद यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई। वॉर के शुरुआती दिनों में जैसे जैसे प्रोग्रेस होता था दोनों फोर्सेस की, तो बाजार में रिएक्शन होता था, लेकिन कुछ समय के बाद बाजार उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इजराइल और हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट आई, शुरू के दिनों में बाजार ने उस पर बहुत ध्यान केंद्रित रखा, बाद में बाजार का ध्यान उससे हट गया। मैं समझता हूं कि जितना ट्रम्प के टैरिफ के प्रति बाजार की आज ध्यान केंद्रित है, समय के साथ साथ ये ध्यान भी लोगों का उधर से हटेगा और ये फैक्टर का इंपॉर्टेंस भी कम होना शुरू हो जाएगा। और कुछ और फैक्टर्स हैं जो सामने में प्रधानता ले लेंगे, जैसे कि इस साल बिहार के इलेक्शंस हैं, लोगों का ध्यान पॉलिटिक्स की तरफ चला जाएगा। तो समय समय पे इवेंट्स का आना, लिक्विडिटी का फ्लोज भी डिसाइड करेंगे कि बाजार का लेवल क्या है। इसी के लिए हमने कहा कि प्राइस करेक्शन हो चुका है, टाइम करेक्शन अभी भी बाकी है। जी बिल्कुल। इस समय कनाडा वाले जो टैरिफ हैं, कनाडा और अमेरिका का, वो काफ़ी वॉर एस्केलेट हो रखा है और उसके बाद अगले महीने सर बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ भी शुरू हो जाएगा, जब 2 अप्रैल को इनकी जो डेडलाइन इन्होंने दी हुई है अमेरिका वालों ने कि हम बाकी कंट्रीज़ पर भी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। सो लेट्स सी सर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है, देखिए सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं, मार्केट जो चलता है वो 2 चीज़ ज़रूर देखता है। एक तो वैल्यूएशन, ऑफ कोर्स किस तरह की अर्निंग्स है, और दूसरा GDP ग्रोथ, जो कि बड़े निवेशक देखते हैं कि एक कंट्री कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द स्लोएस्ट ईयर इन लास्ट 4 ईयर्स। जो FY25 की जो GDP एक्सपेक्टेड है दैट इज़ 6.4%। और अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो आफ्टर कोविड ये साल थोड़ा सुस्त रहने वाला है। 6.4% की ही GDP ग्रोथ आएगी। अगर आप देखेंगे तो 9.7, 7%, 8.2 और उसके बाद 6.4। अगर हम इन्फ्लेशन टर्म्स में देखें कि इंडिया किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तो रिटेल इन्फ्लेशन ट्रेंड अगर हम पिछले 4 साल का देखें तो FY22 में 5.5, तो यहाँ भी इन्फ्लेशन में भी इंडिया थोड़ा सा ठीक हो रहा है, क्योंकि 4.8%, यानी कि हम 5% के नीचे आने वाले हैं। सर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन GDP भी थोड़ा सा नीचे आ गई है।
ये सिचुएशन FY26 में भी रहने वाली है, या आपको लगता है कि ये सिचुएशन थोड़ी सुधरेगी, खासतौर से जीडीपी की, और इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा? तो विवेक जी, उसमें ऐसा है कि हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारी जीडीपी की स्लो डाउन है, ये स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है या सिक्लिकल स्लो डाउन है। मैंने कुछ फैक्टर्स आउटलाइन किए जो कि पिछले कैलेंडर ईयर में हमारी इकोनॉमी को प्रभावित किया, जिन फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्शन के कारण सबसे बड़ा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सरकार के द्वारा हो रहा था पिछले कोविड के बाद से लेकर अब तक। हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद की जा रही है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन अभी कोई भी बड़े स्केल पे हम लोगों ने देखा नहीं प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल स्पेंडिंग करते हुए। उसके कंपैरिजन में सरकार ने बहुत बड़े स्केल पे रोड्स पे, पावर सेक्टर में, डिफेंस में, रेलवेज में काफी बड़ी स्पेंडिंग चालू रखी। तो अगर आप देखें तो ये जो फैक्टर्स हैं, सरकार की स्पेंडिंग में स्लो डाउन, मॉनसून का हेवी होना, समर का बहुत तेज होना, ये स्ट्रक्चरल फैक्टर्स नहीं है, ये सिक्लिकल फैक्टर्स हैं जो एक समय आते हैं, एक समय चले भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्लो डाउन जो हम लोगों ने भारत की इकोनॉमी में देखा, ये सिक्लिकल है, स्ट्रक्चरल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप जब किसी रबर बैंड को खींचते हैं और जब छोड़ते हैं तो वो और भी दूर जाता है। तो जब हमारी इकोनॉमी में इस तरह की स्लो डाउन आई है तो यहाँ से रिबाउंड भी होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि हम इस बात को देखिए, आपने आंकड़े जो भी दिखाए अपने स्क्रीन पे, उसमें कोविड के समय नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ था और उसके बाद के सालों में 9.7% तक का भी जीडीपी ग्रोथ चला गया। तो ये क्या था, बेस कम था तो इसलिए उछाल भी ज्यादा रहा। अब अगर हमारा बेस नीचे का बेस जो है वही 8.2% का रहा था, तो उसके ऊपर की जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 6.4 है तो मेरे ख्याल से वो खराब नहीं है। दूसरी बात जो कि महत्वपूर्ण है कि हमें सिर्फ भारत की जीडीपी को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। पूरे विश्व में जीडीपी की ग्रोथ रेट की दर क्या है और उसके कॉन्टेक्स्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ कैसी है, उसको भी देखने की जरूरत है। क्योंकि जब भी कोई विदेशी निवेशक अपना एलोकेशन करता है तो वो उस कंपनी की मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को देखते हुए करता है, और जब ये एलोकेशन वो करेगा तो भले एफआईआई की सेलिंग आज के समय में ज्यादा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक बड़े देशों में भारत की आउटलुक काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये जीडीपी की जो दर है आगे जाकर उतनी निराशाजनक नहीं रहेगी और अच्छी रहेगी। और विवेक की 6.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट कोई बुरा नहीं है। हाँ, हमारी उम्मीद थी कि हम 7% प्लस की जीडीपी ग्रो करते, लेकिन कुछ तो फैक्टर्स हैं जो सिक्लिकल थे जो सामने आए, जिन्होंने हमारी जीडीपी के दर को नीचे लाया है। बिल्कुल सर, 2-3 चीज़ें जो मार्केट अभी शायद उतना तेज़ी से नहीं देख पा रहा क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो गया है। एक कि हमने बजट में देखा कि इनकम टैक्स में रिलीफ मिला, दूसरा इंटरेस्ट रेट कट हुआ आरबीआई की तरफ से, हमारी साइकिल चेंज हुई अल्टीमेटली, तीसरा कि सेबी के अब जो नए चीफ आए हैं उन्होंने अभी पीछे एक स्टेटमेंट दिया कि भाई एफआईज का इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर कंसर्न्ड अबाउट द एफआईज इन्वेस्टमेंट, जो कि जिस तरह से वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, जितने तेज़ी से निकाल रहे हैं। चौथा, अभी फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि उन्होंने इंडिकेट किया कि जीएसटी रेट कट भी आने वाला है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पर। सर, ये जब सारी चीज़ें एक साथ जमा हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि एक माहौल बन रहा है कि जितना हमने खराब समय शायद पिछले 6 महीने में देखा, एक माहौल बन चुका है पूरा कि ये सारी चीज़ें आएंगी, टाइम बाउंड, जैसा आपने बोला भी कि टाइम करेक्शन है, उसके बाद एक बम्पर चीज़ें मिलेंगी और हम शायद इस दिन को याद करेंगे कि ये शेयर्स हमने इन लेवल्स पर क्यों नहीं खरीदे। क्या ऐसा माहौल बन रहा है सर? तो 2 बातें हैं विवेक जी। हाँ, एक तो ये कि जब माहौल मायूसी का रहता है, मतलब अगर बेरिश माहौल है तो बड़े से बड़ा पॉजिटिव न्यूज भी बाजार नजरअंदाज कर देता है और छोटे से छोटे नेगेटिव न्यूज को पकड़ लेता है। अगर मार्केट का माहौल बुलिश होता है तो एग्जैक्टली विपरीत, मतलब हम बड़े से बड़े नेगेटिव न्यूज को नजरअंदाज कर देते हैं और छोटे से छोटे पॉजिटिव न्यूज पर उछाल ले लेते हैं। तो आज चूंकि प्राइसेस की करेक्शन इतनी ज्यादा हुई है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो हिल गया है, और इसलिए
इतनी ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव न्यूज को हम अपने प्राइस में ढाल नहीं रहे हैं। जैसे ये माहौल बदलेगा ना, हाँ, ये बिल्कुल ये सेंटिमेंट जो है ये छोटे से छोटे पॉजिटिव न्यूज पर भी रिएक्ट करना शुरू करेगी। लेकिन मैंने कहा कि आपने जो वक्तव्य रखा उसके दो भाग, तो एक भाग ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरा भाग कि इस माहौल का क्या हमको फायदा उठाना चाहिए। तो देखिए, स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जहां जब चीजों के दाम गिरते हैं तो डिमांड कम हो जाता है, और जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाता है। होना चाहिए उल्टा। आज का माहौल जो हमें प्राइसेस दे रहा है, मेरे ख्याल से अक्यूमुलेट करने के लिए इससे बढ़िया माहौल बन नहीं सकता। मैं ये नहीं सलाह दे रहा कि आप पूरी पूंजी लीजिए और एक साथ बाजार में कूद जाइए, लेकिन अगर आपने अपने स्टॉक्स और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है तो बाजार की ये जो करेक्शन है ये आपको एक अवसर प्रदान कर रही है कि आप अक्यूमुलेट करना शुरू करिए। देखिए, परफेक्ट बॉटम तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। हम भी चाहें तो इतने ज्यादा रिसर्च के बावजूद भी हम किसी भी बाजार का बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। एंड दूसरी बात, बाजार का बॉटम और इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस के बॉटम जरूरी नहीं है कि एक साथ आए। इन स्टॉक्स की करेक्शन बाजार के करेक्शन से विपरीत हो सकती है। इसी के लिए अगर आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक है और अगर आपने किसी सेक्टर पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है और आपको वो सेक्टर पसंद है, तो आप अभी से इस माहौल का फायदा उठाइए और अक्यूमुलेट करना जरूर शुरू करिए। जी, तो सर ने बता दिया कि खरीदारी का बेहतरीन समय है, ये एक्यूमुलेशन का एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि ये सबसे बेहतरीन समय है। अगर आपने मिस किया तो आप बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। और ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि यही मार्केट ऐसा है जहाँ पर कि जब प्राइस गिरते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। सर एक चीज़ और, जो हमने करेक्शन देखी इनिशियली स्टार्ट हुई थी PSU शेयर से, क्योंकि जिनमें हमने एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन कह सकते हैं, एक्स्ट्रा बिट ऑफ हमने देखा कि रन अप देखने के लिए मिला था कि जो शेयर्स थे वो 10-10 गुना हो गए, कोई 5-5 गुना हो गए, और अब वो उतने हिसाब से करेक्ट भी हो गए, 50-50%, 40-40%, ज़्यादातर सारे गिर चुके हैं। अभी लगता है कि रेलवे, डिफेंस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं उस थीम में दोबारा इस टीम आएगी इस फाइनेंशियल ईयर में या नहीं आएगी, आई मीन FY 26 में? तो विवेक जी, इस पर भी मैं दो बातें कहूंगा। हाँ, अगर आप प्रीवियस मार्केट के करेक्शंस देखें ना, जो पहला मेजर करेक्शन हुआ था 1992 में हर्षद मेहता की तेजी में, तो वो करेक्शन भी सबसे ज्यादा उन्हीं स्टॉक्स में हुआ जहां पर हर्षद मेहता एक्टिव थे। दूसरा मेजर करेक्शन जब हुआ 2000-2001 में, तो सबसे ज्यादा करेक्शन कहाँ हुआ? .com के स्टॉक्स पे, जहां पर कि पूरा बाजार केंद्रित था। उसके बाद 2008 का जो करेक्शन हुआ वो सबसे ज्यादा कहां हुआ? वो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में, जहां बाजार का ध्यान केंद्रित था। ये जो करेक्शन हम आज देख रहे हैं, यहां पर सबसे ज्यादा करेक्शन कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा करेक्शन हो रहा है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में और उन थीम्स में जिस पर बाजार की लीनिंग या बाजार का झुकाव ज्यादा था, जो कि मुख्यतः डिफेंस, पावर और रेलवेज में। इस करेक्शन ने एक अच्छा काम किया है कि इन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस हैं उनको रीजनेबल की तरफ ढकेल दिया है, और आज हम इन स्टॉक्स के बारे में इतना ज्यादा मायूस हो रहे हैं कि इनकी जो एक्चुअल वर्थ है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आपने चूंकि 3 सेक्टर्स का नाम लिया, डिफेंस का और रेलवेज का और आई थिंक पावर का, अगर आप देखें तो इन तीनों सेक्टर्स में नो डाउट PSU स्टॉक्स की वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो गई थी, और बाजार के करेक्शन में हमने सारे स्टॉक्स को एक ही रंग में रंग दिया। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स एक्सपेंसिव थे, और जरूरी नहीं है कि इन सारे स्टॉक्स की जो फ्यूचर आउटलुक है वो भी उतनी ही खराब हो गई है जितना कि हम बाकी सेक्टर्स में देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जैसे जैसे आगे के क्वार्टर में इनकी ऑर्डर बुक आएगी और जैसे जैसे इनका एग्जीक्यूशन और अर्निंग्स हमें दिखेगा, कॉन्फिडेंस दोबारा लौटेगा। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये जब इंटरेस्ट लौटे तो फिर दोबारा इनको ओवर वैल्यूएशन की तरफ ना ले जाए। रीजनेबल वैल्यू पर आज भी मेरे ख्याल से इन तीनों क्षेत्र के PSU स्टॉक जो है वो लेने लायक हैं। बिल्कुल सर। एक और सेक्टर जो कि अभी तक
पहली करेक्शन में तो डिफेंस के तौर पे खड़ा रहा वो इंडियन आईटी सेक्टर, जो कि दिसंबर तक अपनी अच्छे रन में चल रहा था, और इनफैक्ट दिसंबर में उसने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया। निफ्टी आईटी ने अराउंड 46,000 का लेवल टच किया। उसके बाद एक डीप सीक करके कंपनी आई और वहाँ से जो क्राइसिस शुरू हुआ एआई वाला, कि एआई कंपनियों में भी जो वैल्यूएशन है, इनफैक्ट इंडिया के ही आईटी नहीं गिरे, अमेरिका के आईटी इन्वीडिया जैसे शेयर बड़े बड़े वो भी काफ़ी तेज़ी से गिरने लगे। ये लगता है कि सर इंडियन आईटी कंपनीज की दिक्कतें अब शुरू हुई हैं, या अभी ये ये टाइम करेक्शन है या वैल्यूएशन करेक्शन है, ये भी थोड़े ओवर स्ट्रेच्ड हो गए थे? क्योंकि हमने देखा डीप सीक को लेकर चाइना में इतने बड़े इनोवेशन हो रहे। डीप सीक के जो फाउंडर थे वो नेशनल हीरो बन गए, उन्हें सरकारी प्रोत्साहन मिला। अलीबाबा क्लाउड ने डीप सीक और मेटा से बेहतर एआई मॉडल लॉन्च कर दिया। जीपू करके एक कंपनी है, उन्होंने चाइना की आर्मी के लिए एक एआई डेवलप कर रही है, अमेरिका ने उसको बैन कर दिया। मूनशूट एआई जो कि 20 जनवरी को ओपन एआई के मुकाबले उसने मैथ्स रीजनिंग का ऐप लॉन्च कर दिया। बाइटडांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उसने ओपन एआई से बेहतर ऐप लॉन्च करने का दावा किया। तो टेंसेंट है जो कि टेक्स्ट टू वीडियो ऐप हुनियान लॉन्च किया, जो कि मेटा के L1AM 3.1 से बेहतर है। तो ये बहुत सारी सर अचानक से चाइना जो कि आईटी में उतना आगे नहीं माना जाता था ग्लोबल फ्रंट पे, बहुत तेजी से इमर्ज होकर आया। ये कंसर्न है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, या केवल वैल्यूएशन या जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ रन था केवल वही एक कंसर्न था? इसमें ऐसा है कि जहां तक भारत की आईटी कंपनीज हैं, इनमें जो अभी हम लोग ठहराव या करेक्शन देख रहे हैं वो कुछ हद तक रीसेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के कारण भी हुई है, जहां पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ अगले साल होगी, यानी कि FY26 में, वो शायद सिंगल डिजिट की होगी। और ये बड़े बड़े जो आईटी कंपनीज हैं, इनकी सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ पे 20 के ऊपर का मल्टीपल शायद जस्टिफाइड ना हो सके। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा, जो यूएसए ऑर्डर्स अब भारतीय कंपनीज को मिल रहे थे, उसमें एक स्टेडी फ्लो था, वो स्टेडी फ्लो अब नहीं दिख रहा। इक्का दुक्का आपको सुनने में आएगा कि बहुत बड़ी डील क्लोज हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन जो रेगुलर फ्लो ऑफ ऑर्डर था वो नहीं हो रहा। तीसरी बात ये कि एआई ने सोचे कि एक शैडो खड़ा कर दिया है कि क्या ये इतना डिसरप्टिव होगा कि ये पूरे आईटी सेक्टर के रेवेन्यू मॉडल को उलट पुलट सकता है। इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये तीनों कारण जो हैं, ये मिले जुले कारण हैं जिनके कारण आईटी में आज आपको ये ठहराव दिख रहा है। रही बात चाइना की जो आईटी कंपनीज है, तो आपको तो ज्ञात ही होगा विवेक जी की जो भारत से एफआईआई का पैसा निकल रहा है, काफी हद तक यह पैसा चाइना में जा रहा है। बिल्कुल। तो चाइना में जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो वो चाइना को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। चाइना की इकोनॉमिक रिवाइवल को देख रहे हैं, चाइना में जो आईटी सेक्टर में प्रगति हुई है उसको देख रहे हैं। अगर आप और भी ना देखें तो जिस क्षेत्र में चाइना को पहले लोग सीरियसली नहीं लेते थे, फॉर एग्जांपल ऑटो, आज टेस्ला से ज्यादा बड़ी कंपनी BYD हो गई है। उसी तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोगों ने चाइना को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन डीप सीक और इस तरह की जो कंपनीज हैं उन्होंने कुछ काफी हद तक प्रगति की है। और चाइना में चूंकि स्केल बड़ा है और डिसरप्शन का वहां से स्कोप भी ज्यादा है, तो आज मैं सरप्राइज नहीं हूं कि वहां से भी एक डिसरप्शन का मेजर केंद्र उभर के आ रहा है। लेकिन जहां तक भारतीय आईटी कंपनीज की बात है, मेरे ख्याल से कुछ समय तक, जब तक ये क्लैरिटी नहीं इमर्ज करता है इन तीन फैक्टर को जो मैंने कहा, कि क्या उनकी अर्निंग्स या रेवेन्यू सिंगल डिजिट में ही रहेगी या विल इट बी इन सम मिड टीन्स, दैट इज नंबर वन। दूसरा कि जो उनकी रेगुलर ऑर्डर फ्लोज आ रही है सॉरी फ्रॉम द यूएस कंपनीज, क्या वो स्टेडी रहेगी? जब तक इनमें क्लैरिटी नहीं आएगा, हो सकता है कुछ समय तक कुछ डाउट बना रहे इंडियन आईटी कंपनी में।
लेकिन अगर आप आईटी कंपनीज को ग्रोथ की तरह भी नहीं देखें, एज अ डिफेंसिव सेक्टर भी देखें, तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर माहौल में इंडियन आईटी कंपनीज ने अपने आप को ढाला है और अपने रेवेन्यूज को प्रिजर्व किया है। जी सर, हम जब कॉलर शो करते हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अक्सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं इस मार्केट की करेक्शन को के लिए, और एक्चुअली ये गलत भी नहीं है क्योंकि डेटा ऐसा प्रूव कर रहा है। हमने 2018 में जब पहली बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो रेट्स थी उनमें चेंजेस किए थे, तो 18-19 का जो समय था वो काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप को काफ़ी हद तक ख़राब कर गया था। आपको याद होगा उस समय DHFL क्राइसिस शुरू हुआ, येस बैंक हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर गिरे, प्लेजिंग वाली बातें फिर दोबारा से प्रॉब्लम बन गई। अभी यही चीज़ हुआ कि अभी आपने जुलाई में टैक्स फिर बढ़ाया, LTCG STCG, और फिर सितंबर में मार्केट का हाई लगा और वहाँ से डीप करेक्शन आ गई, इंडेक्स लेवल पर नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप लेवल पर। सर, आपको लगता है यहाँ पर अब सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? इतने सारे कदम उठाने से बेहतर एक कदम जो हमने पहले उठाया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसी को थोड़ा सा रिवर्स कर लें तो ठीक नहीं हो जाएगा मामला? देखिए, इसके बारे में काफी सारी अटकलें लगाई गई हैं और कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को उठाया गया है। सरकार की तरफ से जो वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा है कि उनको ये जो FII की सेलिंग है उसका टैक्स से कोई रिश्ता नहीं दिखता। मेरे ख्याल से देखिए, नो डाउट टैक्स को, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को कम किया जाएगा तो नो डाउट ये बाजार को उत्साहित करेगा। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी, ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है जिस पर कि कोई सीधा आंसर नहीं है। बिल्कुल। लास्ट सवाल सर, संजय सर, आई नो थोड़ा आपके गले में खांसी क्या हो गया, धसका टाइप आ गया। सर, लास्ट सवाल बस छोटा सा बता दीजिए, कौन सी थीम FY26 के लिए बेहतरीन रहेंगी, कौन से सेक्टर्स में निवेश करें? तो देखिए, जैसा कि ग्लोबल माहौल बन गया है, हाँ, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं, हाँ, वो मेरे ख्याल से इस साल ज्यादा रेजिलिएंट रहेंगे, जिनमें कि मुख्यतः अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या EPC की सेक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से अच्छे रहेंगे। डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, मेरे ख्याल से वो भी सेक्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि जो टैक्स की छूट दी गई है उसका जो झुकाव है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बदले मेरे ख्याल से ज्यादातर जाएगी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में। और इसी से संबंधित मुझे लगता है कि ऑटो का भी सेक्टर रहेगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह के मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं और जिस तरह की अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, कंपनीज को मार्जिन प्रोटेक्ट करने में भी सहूलियत है। तो ये डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा करेंगे। दूसरा मेरे ख्याल से रहेगा बैंकिंग का सेक्टर, क्योंकि भले ही RBI की रेट कट के कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव पड़ेगा, लेकिन चूंकि क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंक्स को काफी अच्छा मुनाफा प्रदान करेगी। तो दूसरा जो समूह है वो मेरे ख्याल से बैंकिंग का रहेगा। और तीसरा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसमें फार्मा एक ऐसा सेक्टर है, मुझे लगता है कि शायद वो रेजिलिएंट ज्यादा रहे इस अनसर्टेन से ग्लोबल माहौल में। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया कि मार्केट में एक्यूमुलेशन का बेस्ट टाइम और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक सर ने पूरी थीम बता दी है कि ये जो अगला साल रहेगा वो किस दिशा में जाएगा, और टाइम करेक्शन बस बची है, प्राइस करेक्शन ऑलमोस्ट डन हो गई है। संजय सर, आपसे बात करके बहुत सारी इनसाइट्स मिलती हैं। वैसे तो मन नहीं करता कि आधा घंटा, थोड़ा आपको आधा घंटे का समय ही केवल मिले, आपसे ज़्यादा तो कम से कम मुझे 1-1.5 घंटे बात करनी चाहिए, लेकिन समय सीमा है सर। तो शुक्रिया सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा भी सौभाग्य रहा। थैंक यू। थैंक यू सर। विश यू वेरी हैप्पी होली सर अगेन। थैंक यू सर। तो ये थे संजय सिन्हा सर, जिन्होंने बताया कि मार्केट में इस समय इम्पॉर्टेंट क्या है
और आपको कौन से सेक्टर्स में इस समय अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी चाहिए, और उनका कहना है कि ये एक्यूमुलेशन का बेस्ट टाइम है जहां पर आपको ख़रीदारी शुरू कर देनी चाहिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।